टॉपिक है जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के बेटा हमने जो सिलेबस दिया गया एमडी कैट में उसको पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। ऑब्वियसली पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर शेप कैसे है, और पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, रेजोनेंस, एनर्जी, स्टेबिलिटी के रेफरेंस से बात करेंगे। ये बेटा हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट ये है बेटा हमारे पास कि हमने डिस्कस करने इसके रिएक्शंस कौन कौन से जी। नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शंस हैं, दोनों अल्काइलेशन और एसिलेशन, और फिर इसके कुछ एडिशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन वाले से शामिल नहीं किए तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक दफा उसको हिंट जरूर दे दूंगा आपको एफएससी के लिए, तो आपको काम आएंगे। और इसके बाद बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर जिसमें से हर साल कोई ना कोई सवाल आ जाता है, दैट इज द substitution in the electrophilic substitution of benzene जी, यानी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जी। तो ये हमारा कुल मिलाकर सिलेबस है, पूरा चैप्टर ये ऑलमोस्ट जी। आइए, सिर्फ इसमें क्या शामिल नहीं, प्रिपरेशन शामिल नहीं है और नेमिंग वगैरह शामिल, लेकिन नेमिंग को आपको एफएस में पड़ी है, हल्का फुल्का क्वेश्चन आ जाए तो आप बेटा कर सकते हैं जी। लेकिन बिस्मिल्लाह बात करूंगा स्ट्रक्चर को लेकर के। बेटा बेंजीन को माइकल फैराडे ने 1825 में बेटा जी डिस्कवर किया किससे, एक गैस से जो प्रोड्यूस हुई बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बेटा वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास ये ऑब्टेन हुई जो गैस, उसमें से बेटा उसने बेंजीन को डिस्कवर किया। आप सारे एफएससी पढ़ते हैं, सबने पढ़ी है, चैप्टर 7 पढ़ा है। मुझे बताएंगे व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एनी वन ऑफ यू? जल्दी जवाब देंगे, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, 1 घंटे में वाइंड अप करें चैप्टर को। हाँ, कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करने से फिर उसमें वो कोल बनता है और फिर कोक बनता है, उससे निकलती हैं फिर एरोमेटिक। यहाँ पे तो हमने कोल का जिक्र, चले कोई बात नहीं, कोल के लिए आपने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, लेकिन क्या सिर्फ हाई टेम्परेचर होता है, कोई और कंडीशन? वेरी गुड, आपने जवाब, वेरी गुड, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटा। एयर की एब्सेंस में करेंगे हाई टेम्परेचर ब्रेकडाउन है बेसिकली ये, तो बेटा उससे हमारे पास जो गैसेस बोलते हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जी। और उसके बाद 20 ईयर्स लेटर इसको बेटा जी कोल तार में से हॉफमैन ने बेटा जी डिस्कवर किया, और कोल तार में बेटा हमारे पास मल्टीपल हाइड्रोकार्बन होते हैं एरोमेटिक वाले, एनिलीन भी मिलता है, एंथ्रासीन भी मिलता है, बेंजीन, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कोल तार के हमारे पास जी। तो कोल तार इज ऑफ कोर्स अ गुड सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन जी। कौन से? एरोमेटिक। अच्छा जी, अब बेटा जब भी इसको डिस्कवर किया तो अब बेटा जी दौड़ लग गई कि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करो। बेटा स्ट्रक्चर तब तक नहीं इलस्ट्रेट होती जब तक हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या इसकी मोलर मास ना फाइंड हो जाए। तो बेटा तीन इंफॉर्मेशन, तीनों एमसीक्यू बन चुके पिछले सालों में। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला इसका डिटरमिन हुआ CH बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस कंबस्शन एनालिसिस की एक टाइप ही है, वो कह लें बेटा। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास इसकी 78.10 डिटरमिन की बाय द वेपर डेंसिटी मेथड। और बेटा जब देखा गया तो बेटा जब इसको फाइंड किया गया तो हमने देखा कि इट इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स द एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो बेटा इसका फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्क्राइब हुआ जी C6H6। और बेटा C6H6 यानी हाइड्रोजन बहुत ही कम है। ये इस बात की दलील है, जब जितने भी हाइड्रोजन कम होंगे ना बेटा, कम होते जाएंगे, उतनी अनसेचुरेशन बढ़ती है। तो देखिए ना, अगर मैं एल्केन्स की बात करता हूँ तो आप कहते हैं C2H6 है बेटा, एल्कीन इथीन है बेटा। C2H अगर हम 4 कर दें तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा, इथीन। बेटा C2H2 कर दूं, इथाइन होगी। हाइड्रोजन जितने कम होते जाते हैं उतनी अनसेचुरेशन बढ़ती जाती है। तो ये फॉर्मूला C6H6 इस बात की डिमांड करता है, इट इज अ हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर पेश किए गए। दो स्ट्रक्चर बेटा जी प्रेडिक्ट किए गए इसके लिए। एक का नाम था जी 1,5 हेक्सा डाइआइन। बेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आगे जी 1,5 है तो बेटा 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इट्स 1 2 3 4 एंड देन 5 जी। ये बेटा मेरे पास पहला स्ट्रक्चर पेश किया गया 1,5 हेक्साडाइआइन। जो दूसरा स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया गया बेटा इसके लिए सपोज किया गया, दैट इज 1,5 हेक्सा डाइईन और 3 आइन जी। तो ये बेटा दूसरा स्ट्रक्चर पेश किया गया। अगर इसको बनाए तो बेटा डबल बॉन्ड आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा ये एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस जी। तो ये दो स्ट्रक्चर बेटा जी प्रपोज किए गए। These two open chain structures were proposed। लेकिन बेटा जैसे ही ये पेश हुए इन पे एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस लगे, जिनमें से चंद ऑब्जेक्शंस मैंने आपके लिए आप मेंशन किया हमारी बुक ने। नंबर 1, अगर आप
चैप्टर 8 आपने पढ़ लिया, मैंने अल्कीन अल्काइन दोनों पढ़ाया आपको, और आपने फिर पढ़ा हुआ बेटा, जब भी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन हो जाती KMnO4 से बेटा, हमारे पास ऑल्स बनते हैं, ग्लाइओल्स यानी ग्लाइकोल्स बनते हैं बेटा। लेकिन बेंजीन इज स्टेबल, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4 और विद K2CR2O7। ये पहला ऑब्जेक्शन लगा कि अगर बेंजीन ओपन चेन और इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इसको KMnO4 से रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन बेटा बेंजीन ऐसा नहीं करता। फिर दूसरी बात बेटा, देखिए अगर आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड यहां पे होगी जी, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, टोटल 4 पाई बॉन्ड्स हैं बेटा। बेटा यहां भी देखिएगा, दिस इज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहां भी 4 ही हैं बेटा। अगर तो बेंजीन ओपन चेन है, जब इसकी हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऐड होने चाहिए हाइड्रोजन के, 4 मॉलिक्यूल्स ऐड होने चाहिए बेटा अगर स्ट्रक्चर ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बेंजीन पर जस्ट 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं बेटा। तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन लगा कि भाई अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा ही ओपन चेन है तो क्यों 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहे, क्यों सिर्फ 3 हो रहे हैं। और तीसरी ऑब्जेक्शन लगी बेटा कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इनमें से कोई एक है तो उसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने चाहिए, बल्कि एडिशन देनी चाहिए। और बेटा फिर ये कहा गया कि अगर बेंजीन इनमें से कोई एक है तो देखिएगा, जब इसकी मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, एक पॉसिबिलिटी है बेटा कार्बन 1 पे सब्स्टिट्यूशन होगी, दूसरी है कार्बन 2 पे होनी चाहिए, तीसरी है कार्बन 3 पे होनी चाहिए, यानी 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनने चाहिए थे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, बेंजीन की जब सब्स्टिट्यूशन की जाती है इट गिव्स ओनली सिंगल यानी 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जी। और आखिरी बात बेटा, इसका जो जनरल फार्मूला था CnH2n, ये ना तो एल्केन से, ना एल्कीन से, ना अल्काइन से, किसी से भी मैच नहीं करता। तो बेटा यूं ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को लेकर के बेटा जी रूल आउट कर दिया कि बेंजीन कम से कम ओपन चेन नहीं हो सकता भी। यही बेटा इस बात का सफाया हो गया कि बेंजीन इज नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड एट ऑल जी। ये आपके FSC पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ बन सकते हैं, सारी बातें MCQ हैं जी। फिर उसके बाद बेटा 40 साल तक इस मिस्ट्री को कोई हल नहीं कर पाया। 40 साल के बाद केक्यूल साहब आए, केक्यूल ने कहा कि जी मैं इसका स्ट्रक्चर प्रपोज कर देता हूं, और केक्यूल ने कहा कि बेंजीन इज बेसिकली अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेटा उसने कहा बेंजीन एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोन है, और इस हेक्सागोन में 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं ऑल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड से। तो बेटा केक्यूल ने 1865 में इस बात को प्रपोज किया कि बेंजीन एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोन है having 3 double bonds alternating with the single bonds। और बेटा अपनी स्ट्रक्चर को लेकर के इससे बेटा जी प्रूफ करने के लिए इसने कुछ एविडेंसेस दिए। नंबर 1 एविडेंस ये था, उसने कहा कि अगर तुम गौर करो तो बेंजीन में सारे कार्बन एटम एक जैसे हैं, ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट अलाइक है भाई। लिहाजा हम जैसे यहां तो कह सकते हैं बेटा ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, बेटा यहां नहीं कह सकते, देयर इज नो कार्बन 1 2 3 4। हम पोजीशंस को डेजिग्नेट नहीं कर सकते यार। तो बेटा इसलिए इसने कहा चूंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं, लिहाजा जब बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन की जाती है इट गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और उसने कहा मैं इस बात जो चूंकि यहां पे हमने बात की थी कि बेंजीन को 3 स्ट्रक्चर नहीं देता, बेंजीन एक देता, एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं। तो बेटा इस बात की दलील थी कि क्यूल के स्ट्रक्चर के लिए कि बेंजीन क्यों सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, उसकी वजह बेटा बिकॉज ऑल द कार्बन एटम्स आर अलाइक। फिर बेटा दूसरी बात, जब इसकी बेटा सेकंड सब्स्टिट्यूशन की जाती है इट गिव्स 3 प्रोडक्ट्स जी, एक और दो, एक मेटा और एक पैरा प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ये आपने FSC में की है। तीसरी बात बेटा, ये बात भी जस्टिफाई, अच्छा ये 2 पॉइंट्स जो हैं, दीज 2 पॉइंट्स पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है FSC में, क्या कि which two points they justify that benzene is a regular cyclic hexagon। तो बेटा ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो इस बात की दलील है कि बेंजीन एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोन। शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका, FSC में भी आ चुका और अपेरेंटिस में भी पूछ सकता है जी कौन सा पॉइंट है जो इसकी हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को बेटा जी एविडेंट करता है या प्रूफ करने में हेल्प करता है। और बेटा फिर जो 2 पॉइंट्स हैं ये वाले कि बेंजीन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो या क्लोरीन, बेटा 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, ये जो एडिशन होना है ये इंडिकेशन है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेट विद द सिंगल बॉन्ड्स। तो ये बेटा हमारे पास कुछ एविडेंस थे जो कि केक्यूल की स्ट्रक्चर को बेटा साबित करने के लिए पेश किए केक्यूल ने, और ये काफी हद तक एक्सेप्टेबल थे। लेकिन यार
केक्यूल के स्ट्रक्चर अच्छे माने जाते हैं, अब तक माने जाते हैं, मतलब मेजर स्ट्रक्चर यही माने जाते हैं। लेकिन केक्यूल पे एक ऑब्जेक्शन लगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके फैसी में आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑन केक्यूल स्ट्रक्चर। बेटा केक्यूल के स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन ये लगा कि अगर बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो बेटा डबल बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, तो लिहाजा बेटा बेंजीन को एडिशन रिएक्शंस रेडिली देने चाहिए। लेकिन होता इसका उलट है, बेंजीन गिव्स substitution reactions readily but the additions reactions reluctantly। यानी बेटा ये देखा गया कि बेंजीन एडिशन देता जरूर है लेकिन रिलक्टेंट है। बेटा खुशी से कौन सा रिएक्शन देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये बेटा ये इस पर एक ऑब्जेक्शन लगाया गया कि व्हाई बेंजीन गिव्स अस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेडिली एंड एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली, जिसका जवाब इसके पास फिलहाल नहीं था। इसके बाद बेटा जी एक्सरे एनालिसिस किया गया और बेटा बेंजीन के लिए हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को बेटा जी बिल्कुल प्रेडिक्ट जो थी वो बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन थी। एक्सरे एनालिसिस में ये बताया कि वाकई बेंजीन एक रेगुलर साइकिल हेक्सागोन है और बेटा इसमें तमाम कार्बन हाइड्रोजन एक प्लेन में है। इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर प्लीज। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोर्ड में एमसीक्यू आ चुका, इंटरेस्ट में आ चुका कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, नॉन बेटा प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा उसके बाद बेटा जी हर जो कार्बन बॉन्ड है उसमें बेटा 120 डिग्रीज के एंगल है इसमें, और बेटा फिर इसमें बॉन्ड लेंथ बताई गई जी 139 पिकोमीटर फॉर कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड 109 पिकोमीटर फॉर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये तीनों चार इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू बन सकते हैं और आपको आने चाहिए। और आपके एफएससी का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स-रे स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ द बेंजीन। बेटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद स्ट्रक्चर याद करनी है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पर्पस जी। अच्छा जी इसके बाद हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेटा पेश किया गया बेंजीन के लिए, जिसको हम इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट्स, नॉट मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पेश किया गया। और बेटा कहा गया कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटे बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो बेटा उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है जी। ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो, ट्राइएंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हो बेटा। और बेटा आप देखिएगा दिस इज sp2 कार्बन, बेटा इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एक ट्राइंगल के बेटा रेफरेंस है, 120 के एंगल्स होंगे इनमें। और बेटा जी इसके बाद जब भी कार्बन sp2 होता है तो याद रखिएगा इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद होता है लाइक दिस वन जी। और प्लीज बिल्कुल आपको टीचर पढ़ा चुके हैं एफएससी में कि बेटा अनहाइब्रिड के हमेशा 2 लोब शो किए जाते हैं। और ये प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू आ चुका इंटरेस्ट में भी, एफएससी में आ चुका कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा दे आर एट राइट एंगल टू द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर सुन लीजिएगा 4 बातें बोलूंगा, गौर से सुनिएगा, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर द एमडी कैट। नंबर 1, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मॉडिफाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मॉडिफाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं ये मॉडिफाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। दूसरे अनहाइब्रिड आर अनमॉडिफाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी एटॉमिक ही है लेकिन एक मॉडिफाइड है दूसरे अनमॉडिफाइड है। तीसरी बात हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, जबकि अनहाइब्रिड ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। प्लीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बट अनहाइब्रिड ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी एमसीक्यू इस जमाने में आ चुका, क्या? द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेटा यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करती है, अनहाइब्रिड पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। और बेटा फिर मैंने जैसे कहा कि सारे के सारे बेटा प्लेनर होते हैं, दे आर को-प्लेनर, यानी सेम प्लेन में होंगे। ऑल द कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर इन द सेम प्लेन, सो दैट इज व्हाई इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर। हम कहते हैं हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है जी। तो ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ने बात की। अब जब 6 कार्बन को लेकर के इसी तरह के 6 कार्बन लिए गए, उनको लेकर के बेटा जी ओवरलैप करवाया गया और सिग्मा बॉन्ड बनाए गए। तो बेटा आप देखें हर कार्बन जो है आगे 2 कार्बन से बेटा बॉन्ड बनाए हुए हैं और बेटा एक तरफ हाइड्रोजन से। सो ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन बाय द सिग्मा बॉन्ड, sp2 ओवरलैप जी। ये जो ओवरलैप होगी दिस इज द sp2
sp2 सिग्मा ओवरलैप, जबकि ये जो ओवरलैप होगी सिग्मा sp2 ओवरलैप होगी। तो ये बात आपने याद कर लेनी, कार्बन कार्बन जो ओवरलैपिंग है दैट इज सिग्मा sp2 और जो कार्बन हाइड्रोजन में है दैट इज सिग्मा sp2। और आप देख सकते हैं बेटा दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे टोटल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो 6 हैं, दे आर फॉर्म बाय द sp2 ओवरलैप। बेटा जबकि बाकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूंगा ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं बेटा, ये भी 6 हैं, तो इट इज sp2 ओवरलैप। तो बेटा ये हमारे पास दो तरह के सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर मैं टोटल सिग्मा कहूंगा बेटा तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हैं These are 12 in number। तो ये बेटा सारी इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट में आते हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन याद होनी ही चाहिए जी। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं थोड़ी मजीद बात करूंगा, हम अगर देखें बेटा तो हमने बात की जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए तो हमारे पास एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोन बन गई भाई। अब बारी थी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो जरा बेटा आइए मैं बात करता हूं आपके लिए। बेटा कहता है हर 2pz ऑर्बिटल दूसरे के 2pz से ओवरलैप करता है और एडजेसेंट कार्बन से, और यू बेटा जी हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। जरा मैं बना के दिखाता हूं, जरा अटेंशन दीजिएगा। लेट अस कंसीडर जी, ये मेरे पास एक कार्बन का हेक्सागोन पड़ा हुआ जी बेंजीन के रिंग के लिए। बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए बेटा ये एक इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक अनहाइब्रिड, ये भी एक अनहाइब्रिड जी, ये सारे इनके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेटा जिसके दो लॉब्स बनने हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं। आप सपोज कीजिएगा यार यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो यूं हो रही है, यूं यूं। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर रहे हैं तो आप देखें द डबल बॉन्ड इज फॉर्म लाइक दिस वन। डबल बॉन्ड कुछ यूं बनता है यार, आप देखिए डबल बॉन्ड की बेटा पोजिशनिंग यूं होती है। लेकिन अगर आइए मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए, अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए, बेटा गौर कीजिएगा, एक और 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। और बेटा ये उसके अनहाइब्रिड देखिएगा, शाबाश, दिस इज इट्स अनहाइब्रिड जी, ये इसका अनहाइब्रिड है, ये इसका अनहाइब्रिड है, ये इसका अनहाइब्रिड है, ये इनके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बेटे। देखिए पहले मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन यू मूव करे इनसाइड यू, अब इलेक्ट्रॉन बेटा यू भी तो मूव कर सकता है, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। तो बेटा जब यूं करेगा तो अब देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशंस बेटा जी बदल जाती हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर डिजाइन हुए बेटा तो देखा कि पाई बॉन्ड किसी एक जगह नहीं बनता यार, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है बेटा थ्रू आउट द बेंजीन। बेटा इसका मतलब ये हुआ, इसने कहा यार कि इसमें ट्रू पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ने एक बात कंफर्म कर दी कि बेंजीन एक साइक्लिक हेक्सागोन तो है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा ट्रू नहीं है, बल्कि दीस पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर you can say delocalized throughout the benzene ring। बेटा इनकी delocalization से आप जरा देखिएगा continuous sheet बन जाती है below and above the benzene ring, जिसे हम बेटा जी कहते हैं कि ये एक continuous sheet of electrons बन गई on the benzene ring जी। तो यहाँ तक बेटा atomic orbital treatment ने इस बात को शो किया। एक ही बात बोलूंगा इसमें से एक और फायदा जो बेटा पेपर में आ चुकी कि benzene has how many pi bonds? No true pi bond, no true pi bond, rather the pi electrons are delocalized throughout the benzene ring जी। लोगों ने कहा चलो मानी तुम्हारी बात, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए हमने क्या किया बेटा जी, बेंजीन का कंपैरिजन किया एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड के साथ। अगर मैं इसको हाइपोथेटिकली कह लेता हूँ ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ। तो बेटा मैं इसका नाम रख देता हूँ जी 135, इट इज 135 साइक्लोहेक्साट्राईन जी। बेटा बेंजीन को लेकर के इस कंपाउंड के साथ कंपेयर किया गया। जरा आइए बेटा इसके लिए एक्सपेरिमेंटल बात आ गई, पहले तो बेटा थ्योरेटिकल बात है, अब एक्सपेरिमेंटल बात आने लगी है। एक्सपेरिमेंटल बात ये कहती है सबसे पहले हमने साइक्लोहेक्सीन ली जी, साइक्लोहेक्सीन नजर आ रहा होगा बेटा, साइक्लोहेक्सीन ली। इस साइक्लोहेक्सीन की जब हमने हाइड्रोजनेशन की द एनर्जी रिलीज वाज ओनली -119.5 माइनस, चूंकि एक्सो रिएक्शन है नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वैल्यू इज 119.5 किलो जॉल पर मोल। बेटा जी साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 119.5 किलो जॉल पर मोल है। अच्छा अब बेटा एक्सपेरिमेंटली हमने एक साइक्लोहेक्साडाईन ले ली बेटा। अब जब डाइन ली उसकी हाइड्रोजनेशन की तो आप देख सकते हैं बेटा द एनर्जी रिलीज इज -231.5 किलो जॉल पर मोल। वैल्यूज याद करेंगे एमसीक्यू के लिए। अब होना ये चाहिए था ये -119 का डबल होती। बेटा अगर मैं कहूँ जी
-119.5 किलो जॉल पर मोल का डबल करेंगे तो बेटा ये बनेगा -239 किलो जॉल पर मोल। लेकिन बेटा जो एनर्जी रिलीज हुई वो जस्ट 231.5 किलो जॉल पर मोल है। ऐसा क्यों हुआ बेटा? तो इसका जवाब हमारी बुक देती है, इसकी इट इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन। जब भी स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन आता है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। क्यों? वो बीएससी की बात है, मैं उस पर नहीं आना, बस हमें याद रखना है कॉन्जुगेशन ऑलवेज कॉजेज द स्टेबिलिटी। ये कॉन्जुगेशन क्या है? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये जब आता है बेटा इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो बेटा साइक्लोहेक्साडाइइन में कॉन्जुगेशन आने की वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी आ गई। एनर्जी रिलीज बेटा 239 किलो जॉल के बजाय 231.5 किलो जॉल पर मोल हुई। अच्छा, अब अल्टीमेटली हमने 135 साइक्लोहेक्साट्राइन की बारी ली। बेटा हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इससे जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो इसका 3 टाइम होगी, इसका 3 टाइम। अगर इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो -2 कितनी होगी जी? इसको 3 टाइम करने पर -358.5 जी, -358.5 किलो जॉल पर मोल। लेकिन बेटा अगर बेंजीन ये होता तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा चूंकि बेंजीन ये है ही नहीं तो बेटा फिर जो एनर्जी रिलीज दैट इज ओनली 208 किलो जॉल पर मोल। बेंजीन में जो बेटा हाइड्रोजनेशन करते हुए जो एनर्जी रिलीज, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट इज ओनली 208 किलो जॉल पर मोल। होनी कितनी चाहिए थी जी? 358.5। हुई कितनी? 208 किलो जॉल पर मोल। बेटा तो डिफरेंस आया 150.5 किलो जॉल पर मोल का। एंड दिस डिफरेंस इज सो मच हाई, ये कहा गया ये किसी एरर से नहीं हुआ ना, कंजुगेशन से है, इसकी वजह कुछ और ही है बेटा। और उस वजह को ना बताया गया कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ने कहा कि बेंजीन में ट्रू पाई बॉन्ड नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, वो बात बिल्कुल किसी हद तक सच है। और इसीलिए बेटा ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन इतना ज्यादा बेंजीन स्टेबल हो गया। तो मैं कहूंगा कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, it is due to the resonance energy, and the value of this resonance energy is 150.5 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, इस पर भी एक मरतबा क्वेश्चन आ चुका बेटा, वैल्यू पूछेगा, माइनस साइन है, वैल्यू माइनस नहीं है, द वैल्यू इज 150.5 किलो जॉल पर मोल। तो बेटा अब बात आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया डीलोकलाइजेशन का, रेजोनेंस को बेटा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया गया। और रेजोनेंस है क्या बेटा? पॉसिबिलिटी है डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंसी। जो डिफरेंट पेयरिंग बनी बेटा रेजोनेट हो रहा बॉन्ड जी, तो बेटा इससे बोलते हैं रेजोनेंस। और एक बात याद रखिएगा बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, दे आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर्स। प्लीज, बुक में नहीं लिखा लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होते बेटा। ये हम पेपर पर बना तो सकते हैं, वैसे ये ट्रू एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती कभी भी, याद रखिएगा। और बेटा प्लीज, अल्टीमेटली जो इतनी कहानी मैंने आपको 15-20 मिनट में सुना दी, इस कहानी को 70-80 साल लगे यार, ज़्यादा लगे बल्कि। तो लोगों ने कहा कि बेंजीन का अपना ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन के लिए 5 स्ट्रक्चर बेटा आखिर पे जो प्रेडिक्ट हुए, 2 स्ट्रक्चर में से कैक्यूल के थे, 3 स्ट्रक्चर दीवार के थे जी। दीवार के स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा एलिगेशन ये लगा कि दीवार साहब 1, 4, 2, 5, 3 और 6 इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ पॉसिबल ही नहीं यार बेटा। लेकिन अल्टीमेटली ये डिफाइन कर दिया गया, ये बेटा वाज़िया कर दिया गया, बता दिया गया कि यार बेंजीन का ट्रू स्ट्रक्चर तो मुश्किल है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि बेंजीन 5 स्ट्रक्चर्स का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। और बेटा एक हेक्सागोनल में एक गोल दायरा लगा देते हैं जो ये शो करता है कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड और रेजोनेट कर रहे हैं आखिर वक्त जी। और बेटा इनमें से कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स मोर क्लोजर टू द स्ट्रक्चर माने जाते हैं, तो हम कहते हैं द स्ट्रक्चर्स गिवन बाय द कैक्यूल दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। बेटा जबकि दीवार के जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द माइनर कंट्रीब्यूटर्स। तो यूं बेटा हमने कहा कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ माइनर स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। तो ये हमारे पास बेंजीन के लिए जो स्ट्रक्चर पेश की, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन रिंग जी। और इसके बाद बेटा मैं बॉन्ड लेंथ शेयर कर सकता हूँ आपके सामने, जरा आइए उन पे देखते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर को वाइंड अप करके हम रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे। बेटा ये 4 बॉन्ड लेंथ एमसीक्यू में आ चुकी। कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.20 इन अल्काइंस है बेटा। बेंजीन में 1.397 एंगस्ट्रॉम बेटा ये बॉन्ड लेंथ है। ये चारों बॉन्ड लेंथ आपको याद होनी चाहिए जी। यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया। कुछ पूछना है यहाँ तक पूछिए, अदरवाइज फिर मैं अगले स्टेप पे मूव करूंगा जी। बोले, एक कहानी सुनाई मैंने पूरी आपको, टोटली रिवाइज करवा दिया आपको, स्ट्रक्चर भी मैंने A to Z जी। यहाँ तक कोई इशू है तो बोले सर जी। बेटा
उन्होंने कहा था कि जो क्यूरी के स्ट्रक्चर है वो क्लोज है क्लोज हैं जो रियल स्ट्रक्चर माने जाते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू द रियल स्ट्रक्चर्स, इसलिए इसको मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। मतलब ये हुआ अभी तक हम बेंजीन का ट्रू स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बस वही यही ना मैंने आपसे वही अर्ज किया कि हम कहते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइब्रिड है, 5 स्ट्रक्चर का हाइब्रिड मानते हैं, ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है बेटे, ओके। ले जी इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं जी। जवाब आप देंगे, मैंने अब इतना डिटेल बढ़ाया, जवाब आपको देना है मुझे। दी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, जी क्या ख्याल है? ऑप्शंस हैं टेट्राहाइड्रल, हाँ प्लेनर, जी प्लेनर, बीटा स्ट्रक्चर अभी पढ़ा है बेटा, हेक्सागोनल साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर प्लेनर प्लेनर, शाबाश, बीटा इज द आंसर, गुड हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन अच्छी बात आना चाहिए। दूसरा देखें, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन ग्रुप लेफ्ट इज कॉल्ड, ये थोड़ा सा जानबूझ के सवाल डाला ताकि आपका थोड़ा प्रीवियस भी चेक कर लो। हाँ जी फिनाइल ग्रुप, जी फिनाइल ग्रुप, ओके जी वेरी गुड, फिनाइल ग्रुप हो गया जी। अच्छा अल्काइल क्या होता है? अल्काइल क्या होता है इन पे छोटी सी बात कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? एल्केन में से हाइड्रोजन निकालें तो वेरी गुड बेटा, आपके सर मेरे पास अगर एक एल्केन है, उस एल्केन से मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बेटा मेरे पास अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा फिनाइल क्या होगा बेटा जी? फिर बेंजीन में से, ये अगर बेंजीन है तो फिनाइल कैसे बनाऊं मैं? क्या क्या करूं? ऐसे ही बना दूं फिर दोबारा? ये फिनाइल बन गया, बोले इधर फिनाइल, फिनाइल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? जी सर। फिनाइल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ये बेंजीन है तो फिनाइल कैसे रिप्रेजेंट होगा? सब्स्टिट्यूशन से रिप्रेजेंटेशन, आपने इसको आर बोला ना, पता लग गया ये अल्काइल ग्रुप है। हमने भाप लिया कि सर ये अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ मैं डैश भी लगाता हूँ। चले इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फिनाइल को? जी लगाएंगे सर साइड पे, ऑर्थो पोजीशन पे। सर बॉन्ड, जी बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप नहीं लगाएंगे। ग्रुप लगा फिर तो वो कुछ, अच्छा चले आपकी बात मानी, वेरी गुड, आपने अच्छा किया। अच्छा जो बच्चा बोला ग्रुप लगाएंगे, मैं उसकी बात मान ली। अब बोलो क्या ये फिनाइल है? इज इट फिनाइल? एराइल है, अच्छा अच्छा, कैसे राइल है जी? अब हमने ग्रुप लगा दिया। ओके दिस इज एराइल। ठीक है बेटे, आपने याद रखना सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल्स आर एराइल्स। जब भी दिस इज फिनाइल, दिस इज बेंजीन, फर्क क्या है? हमने यहाँ डैश लगा दिया, डैश का मतलब यहाँ पे किसमें से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है यार। अच्छा अब अगर मैं इसके साथ कुछ लगा दूं, है फिनाइल ही, लेकिन अब इसका नाम फिनाइल नहीं रहा, अब ये एराइल बन गया। दिस इज सेड टू बी एराइल। अच्छा बेंजाइल क्या चीज है? व्हाट इज बेंजाइल? CH2C है। ये बेंजीन है, बनाओ इसका बेंजाइल क्या होगा? सर CH2 लगा दें। ओह वेरी गुड, हम CH2 लगाएंगे। दिस इज सेड टू बी बेंजाइल, वेरी गुड। अच्छा एक और भी कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है बेटा, एक और कंपाउंड आपने पढ़ा, वो क्या चीज थी? उसका नाम था बेंजल, शायद तुम्हें याद हो। दिस इज सेड टू बी बेंजल। ये बेंजाइल है, ये बेंजल है, और एक था बेटा चौथा भी कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल एफएससी में पढ़ाया गया आपको बेटा, ये बेटा दिस इज सेड टू बी बेंजो। तो ये बेटा जी चंद एक चीज़ें हैं जो कि एंट्रीज के हवाले से आपको याद होनी चाहिए, ये ज़रूर इंशाल्लाह आपको आती हैं। ले जी सो आंसर आ गया हमारे पास फिनाइल ग्रुप, शाबाश जी। तो बेटा फिनाइल रिप्रेजेंट करने के लिए बेंजीन के साथ एक डैश लगानी होती है, उसका कोई एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है, इसका मतलब है ये फिनाइल हो गया जी। ओके नेक्स्ट बेटा टॉल्वीन हैज, जी टॉल्वीन क्या होता है बेटा जी? बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दे, तो जल्दी से जवाब बता दे मुझे क्या आंसर होगा जी? दिस इज टॉल्वीन। हाँ और बोलो यार जी। चार्ली नहीं है सर, चार्ली नहीं, नहीं अल्फा भी नहीं है, अल्फा नहीं है बेटा, डेल्टा, यस आंसर डेल्टा। बेटा देखिए ना, अगर आप टालवीन पे गौर करें तो हमने बेटा जाना हुआ है, चले बना के देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बना लेते हैं बेटा। ये आ गया मेरे पास, अगर मैं बॉन्ड्स ही शो कर लूँ आपके लिए, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बेटा। अब सिग्मा गिन लो यार, देखो 12 तो का 12 सिग्मा ये हो गए, 13, 14 और 15 सिग्मा, ठीक है जी। बेंजीन के टोटल इस बॉन्ड को डाल के 12 सिग्मा बॉन्ड हमने पास, 6 कार्बन हाइड्रोजन, 6 कार्बन का बॉन्ड है, वही सारे 12 सिग्मा हो गए जी। और बेटा 3 ये लग गए तो 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो आंसर इज डेल्टा। समझ आई इस बात के बारे में या नहीं? बोले बोले जल्दी से बोले बोले, बनाता हूँ पूरा स्ट्रक्चर ताकि तुम्हें समझ आ जाए।
कोई मसला नहीं, मुझे बनाने में हर्ज नहीं तुम लोगों के लिए। अब देखो इसमें गिनो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं बेटा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा। हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 सिग्मा हो गए जी। और 3 डबल बॉन्ड है तो 3 बेटा पाई हो जाएंगे। सो आंसर विल बी डेल्टा। यस, किसी को शक हो तो दूर करें, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। बोले बोले फटाफट से। Yeah, okay, sir. लो जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कोल टार? All of these. जी बेटा, ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? जी Toluene. All of these. जी, क्या आंसर होगा जी बेटा? आंसर इज अल्फा टॉल्विन जी, ऑल ऑफ दीज नहीं है। उसकी वजह बेटा बड़ी आसान, ये पिछले सालों में एमडी का क्वेश्चन है आया हुआ है, इसलिए मैंने डाल दिया। बेटा याद रखना, हाइड्रोकार्बन की जब बात करेगा तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब टॉल्विन में देखिए सिर्फ कार्बन हाइड्रोबॉन्ड्स है। जब आप एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक नाइट्रोजन आ जाता है बेटा जी। जी बेटा, बेटा यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। लेकिन टॉल्वीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन जी। चलो आगे, किसी की आवाज आई थी फिर बच्चा चुप हो गया एकदम से। लो जी नेक्स्ट बेटा जी, आई एम रिएक्शंस की बात करूंगा आज मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक एमसीक्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो पिछले सालों में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका। 3 बातें तुमने याद कर लेनी बेटा। क्या? बेंजीन, बल्कि मैं लिखूंगा इस बात को कि बेंजीन डज नॉट गिव, नंबर 1 पॉलीमराइजेशन। बेटा बेंजीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देता। नंबर 2 एलिमिनेशन। नंबर 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा बेंजीन ये 3 रिएक्शंस नहीं देता। आपने बड़ी बात याद रख लेनी है, बेंजीन ये 3 रिएक्शंस नहीं देता, किसी सूरत में भी नहीं देता। तो बेंजीन फिर रिएक्शंस कौन से देता है बेटा? बेंजीन ऑब्वियसली इट गिव्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसमें कौन से बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोफिलिक की क्यों? बेटा उसकी वजह यह है कि बेंजीन में पाई बॉन्ड्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लें, लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। ये बेंजीन इन रिएक्शन में एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होता है, तो इस पे आके इलेक्ट्रोफाइल बेटा आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। प्लीज इट गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा पहला रिएक्शन हमारे पास है हैलोजिनेशन रिएक्शन। बेटा हैलोजिनेशन में देखिए रिएक्टेंट हमारे पास बेंजीन और क्लोरीन है, प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बनेगी। बेटा कंडीशंस क्या? जी बेटा बोले, आप कुछ बोल के बाद में चुप हो जाते हैं, क्या बोली? शाबाश। कौन है बेटा इसका नाम? ओके, तो बेटा ये हमारे पास रिएक्टेंट आ गए, प्रोडक्ट आ गए और कैटलिस्ट आ गया। एक बात मेरी याद रखना बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने आ रहा हूं। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, लेकिन इसके लिए हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होता है जी। A strong electrophile is required for this purpose. इस मकसद के लिए हमेशा एक strong electrophile required होता है। क्यों? आप कहेंगे सर वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं? बेटा चूंकि बेंजीन में एक कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाती है। ये जो कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इसकी वजह से बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। एक वीक इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट ब्रेक दिस शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एंड टू पेनिट्रेट एंड ब्रेक द कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और बेटा इसका मतलब इसे बनाने के लिए इट इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट जी। इसके लिए हमेशा एक कैटलिस्ट चाहिए होता है बेटा। और फिर मैं कहना चाहता हूं ना कि ऑल द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर डन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। बेटा इस कैटलिस्ट का काम क्या है? टू मेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन पे आके अटैक कर सके जी। जी ये बात समझ आती है मेरी बात? बोले बोले शाबाश जल्दी से। यस सर। ओके जी, अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर बेटा आगे मूव करते हैं। तो यहां पे जो कैटलिस्ट है दैट इज FeCl3।
बेटा रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है, आप अगर देखिए मैं एक दफ़ा कर देता हूँ आपके लिए रिएक्शन। बेटा ये मेरे पास अगर बेंजीन है बेटा, इसका रिएक्शन आप हेलोजेंस के साथ करेंगे जी, इन द प्रेजेंस ऑफ द FeCl3 एज अ कैटलिस्ट। तो बेटा हमारे पास हेलो बेंजीन इज फॉर्म जी, साथ वही HCl बनना है जी। ये बेटा सिंपल सा रिएक्शन है। अच्छा मुझे इसका ना मैकेनिज्म बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट का ऑफर करूंगा, बोर्ड मिटाऊं, क्योंकि मुझे एक ही मैकेनिज्म कराना है, वो डिटेल से करवाना है। तो प्लीज जरा 1 मिनट का ऑफर करें, ये बोर्ड इरेज हो जाए, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं जी। ओके जी, वेलकम बैक बेटा। आइए मुझे इसका ना आपके साथ मैकेनिज्म शेयर करना है, एक ही कराऊंगा, बाकी आपको इसी तरह से आ जाएंगे सारे के सारे। बेटा प्लीज पहली बात समझ लीजिएगा, हेलोजिनेशन के हवाले से मैंने जैसे कहा जी, फर्स्ट स्टेप हमेशा फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बेटा बेंजीन पे अटैक नहीं हो सकना। तो बेटा जरा देखिएगा, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, मेरे पास अगर हेलोजिन है, मैं क्लोरीन की बात करता हूं बेटा, FeCl3 बेटा जी आएगा, ये यहां से इजीली बेटा जी इसको ले जाएगा साथ, और आप देख सकते हैं ये क्लोराइड को लेके जाता है बेटा, यूं बेटा ये बॉन्ड यहाँ से लेके जाएगा, और एज अ रिजल्ट आप देखिए हमारे पास बनता क्या है, जरा अटेंशन दीजिएगा। व्हाट वी गेट जी, Cl पॉजिटिव एंड FeCl4 नेगेटिव जी। बेटा अब देखिएगा, ये जो Cl पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा यहाँ पे यानी ए लेवल्स में हम क्या थोड़ा सा एक और वर्ड यूज करते हैं, हियर द कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट है हमारे पास, दिस इज सेड टू बी अ हैलोजन कैरियर। इसे हम हैलोजन कैरियर का नाम भी देते हैं। तो आपको बड़ा एक नाम बताया मैंने, ये याद कीजिएगा, ये हैलोजन कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये हैलोजन को कैरी कर लेता है यार। और बेटा यहाँ जो फिजन होती है, जो बॉन्ड ब्रेकेज होती है, दिस बॉन्ड ब्रेकेज इज सेड टू बी द हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक फिजन या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जी। बेटा बोले, स्टेबल है तो कैरी करके अनस्टेबल क्यों हो जाता है? अनस्टेबल नहीं हो रहा बेटे, बेसिकली FeCl3 हमारे पास एक लेविस बेस का काम करती है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये बेटा ये एक लेविस एसिड का काम करता है, लेविस एसिड का काम करता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह बेटा इसका पास ना डी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल्स वेकेंट पड़े होते हैं, उनको लेने के लिए तो ये बेटा ले लेता है, ठीक है जी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं मिसाल देता हूँ ईजी हो जाए। सपोज करें मेरे पास अमोनिया है, ये बिल्कुल मैट्रिक्स से पढ़ा, फर्स्ट में पढ़ा आपने, BF3 से रिएक्शन होता है, बोलो यार, दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल की रिएक्शन होता है, बोले यार, बिल्कुल रिएक्शन होता है। आपने बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हालांकि स्टेबल था BF3, लेकिन फिर भी इसने बॉन्ड ले लिया बेटा, एक बॉन्ड पूरा बन गया इसके साथ, BF3 जी। ये बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन जाता है, अगर तुम्हें याद हो। क्यों बन गया बेटा? बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जी, ठीक है ना बेटा। तो ये मॉलिक्यूलर नेचर होती है। दीज कंपाउंड्स दैट टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर सेड टू बी लेविस एसिड्स, लेविस एसिड्स हैं, और जो देता है उसे बोलते हैं लेविस बेस। तो यहाँ भी बेटा वही कॉन्सेप्ट है कि FeCl3 के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद है, उनकी वजह से बेटा ये इसमें से क्लोरीन को ले जाता है। अंडरस्टैंड? सेम इज द AlCl3, यहाँ पे Al3 भी यूज कर सकते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है, दैट इज वाई बेटा ये रिएक्शन हो जाता है, इसको हम हैलोजन कैरियर बोलते हैं जी। बात समझ आ रही बेटा? वजह बता दी, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जी। अच्छा जी, अब ये हैलोजन को कैरी करेगा, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में, सुनिए गौर से। स्टेप नंबर 2 में क्या होना बेटा? मैं स्टेप नंबर 2 में बेंजीन रिंग बनाता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस है, क्योंकि हमारे FSC के लेवल से पेपर आना है। वैसे गोल्ड रिंग भी बना सकते हैं वो, लेकिन A लेवल्स में कराते हैं, उसको यहाँ पे नहीं आता पेपर में हमारे बेटा। ये देखिएगा, ये जो Cl पॉजिटिव है इसका यहाँ पे अटैक हो जाना है, और यहाँ बेंजीन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल जी। बेटा जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बेटा जी अटैक होगा यहाँ पे, तो हमारे पास एक आयन बन जाएगा। ये देखिए अगर गौर से, यहाँ पर बेटा जी Cl आके लग गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम बेंजीनोनियम आयन कह सकते हैं। बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मुझे यहाँ पे एक बस बात सिखानी है आपको इंटरेस्ट के बारे से, ये मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बनाना है क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। जितने भी रिएक्शन होंगे, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, एसाइलेशन है बेटा जी, अल्काइलेशन है, सब में ये स्टेप जरूर होता है कि पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, बेंजीनोनियम आयन बनता है। बस याद रखना, हमने शुरू में पढ़ा कि बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इट्स प्लेनर बिकॉज all the carbons are sp2 hybridized। लेकिन जैसे बेटा मैं इसकी बात करूंगा, दिस इज अ नॉन प्लेनर ज्योमेट्री,
आपके साथ नॉन प्लेनर क्यों बेटा? ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन बना, ये कार्बन है, ये बेटा कार्बन sp3 बन जाता है। क्योंकि अब देखिए होता क्या है, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है बेटा, तो 4 सिंगल बॉन्ड होंगे sp3, और sp3 हमेशा एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। ड्यू टू दिस कार्बन द स्ट्रक्चर बिकम्स नॉन प्लेनर, नॉन कोप्लेनर बन गया। बेंजीन इज प्लेनर बट द आयन फॉर्म्ड इन बिटवीन, तो पेपर में आ सकते ना कि जो इंटरमीडिएट बनते हैं, इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर? इट इज नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। व्हाई? बिकॉज द कार्बन वेयर द क्लोरीन हैज बीन अटैच्ड इज नाउ बिकम द sp3 कार्बन, और sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इट्स अ नॉन प्लेनर ज्योमेट्री जी। अब इसके बाद तो काम खत्म हो गया जी बेटा। नाउ स्टेप नंबर 3 में हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। ये स्टेप 3 में बेटा अगर आप गौर कीजिएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन था बेटा ये वापस यहाँ आ जाएगा जी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटा FeCl3 के Cl4 से रिएक्शन होगा, और अल्टीमेटली हमारे पास वी गेट द हेलो बेंजीन जी, क्लोरोबेंजीन बन गई, और साथ में बेटा FeCl3 कैटलिस्ट बन गया, और साथ में बेटा जी HCl बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट मैकेनिज्म बन गया। अच्छा, आप मेरे से मुझे कोई बताएगा अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इज इट प्लेनर और नॉन प्लेनर? जी सॉरी, नॉन प्लेनर के प्ले जी, इट्स अगेन अ प्लेनर ज्योमेट्री जी, दोबारा प्लेनर हो चुका है। क्यों? क्योंकि तीनों डबल बॉन्ड वापस बन चुके हैं, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह बेटा क्लोरीन लगा, हाइड्रोजन निकल चुका है, तो इट इज अगेन अ प्लेनर ज्योमेट्री। तो बेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो बेटा जी पहला स्ट्रक्चर बेंजीन इज प्लेनर, इंटरमीडिएट के तौर पे नॉन प्लेनर, उसके बाद फिर एंड पे प्लेनर ही बन जाना है। तो दिस इज अबाउट द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन जी। अच्छा प्लीज अब दूसरी बात सुनिएगा, हमारी बुक कहती है अगर मेरे पास लेट अस कंसीडर बेटा कोई अल्काइल बेंजीन हो, मिथाइल बेंजीन हो, तो बेटा फिर क्या केस है? बेटा मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ जी मिथाइल बेंजीन के लिए, यहाँ पे गौर कर लेते हैं बेटा। अगर मेरे पास मिथाइल बेंजीन हो, ये बेटा जी मिथाइल बेंजीन है बेटा, मैं इसका रिएक्शन करता हूँ जी हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जी, क्या बनेगा? शाबाश बताएंगे। FeC पढ़े जी, बेंजाइल, उसके बाद बेंजल, फिर उसके बाद बेंजो, इज इट और नॉट? वेरी गुड, सॉरी यू आर रॉन्ग, यू आर ऑल रॉन्ग। प्लीज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लाइक दिस वन। मैं आगे आके दिखाऊंगा ऐसा क्या है। हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगी। नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, आप देखो मिस फातिमा, ऐसा नहीं है, ये बनेंगे दो प्रोडक्ट जी। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया? और बेटे जरा गौर करें, मैंने यहाँ पर शुरू से ही बात बोली यार, वो यूज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। जब भी कैटलिस्ट यूज होगा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है। यहाँ मैंने कैटलिस्ट यूज किया है, बुक में यहाँ पे सनलाइट है, खुदा का खौफ करो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया करो, यही तो MCQ आते हैं पेपर में, MD कैट में, यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता है वो। बेटा अगर मैं कैटलिस्ट यूज करता हूँ तो जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, हमारे पास ऑर्थो और बेटा पैरा पोजीशन पे क्लोरीन आके लग जाएगी, ऑर्थो क्लोरोटॉल्वीन और पैरा क्लोरोटॉल्वीन बनेंगे। बेटा वो जो आप कह रहे वो नहीं बनना, आप जो बता रहे थे वो कब बनेगा बेटा? अगर मैं इसका रिएक्शन लेट अस कंसीडर सनलाइट की मौजूदगी में करता हूं। तो अब आपने मेरी बात पे गौर करना है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। नाउ इट अंडरगोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और जो आपने फरमाया बिल्कुल मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूं। नाउ वी गेट द benzyl chloride, then we get the benzyl chloride जी, और now we get the benzo trichloride। बेटा तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे मेरे पास, और बेटा यूं कैन सी कि हमारे पास सबके साथ HCl बनना ही बनना है जी। तो दो बातें मैंने आपके साथ की बेटा। पहली बात, बेंजीन का रिएक्शन बेटा FeCl3 की मौजूदगी में किया तो बेटा हमारे पास हेलो बेंजीन बन गया। बेटा बेंजीन बेटा अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन मैंने बेटा FeCl3 की मौजूदगी में किया, बेटा मेरे पास अगेन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बना। लेकिन जब मैं कैटलिस्ट यूज नहीं करूंगा, सनलाइट यूज करूंगा, तो आप जानते बेटा कि हैलोजेंस आर लाइट सेंसिटिव। जैसे लाइट बेटा पड़ती है होमोलिटिक क्लीवेज होती है, और होमोलिटिक क्लीवेज होने पे क्या होगा बेटा? ऑब्वियस बात है यार कि ये एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, जो कि बेटा जी अल्काइल ग्रुप जो लगा उसको बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डाल देगा, और हमारे पास 80 प्रोडक्ट बनेगी, जिसमें बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ट्राइक्लोराइड बनेगी। चौथी बात भी सुन लो, पहले अभी तक पहली बात ये बोली, दूसरी बात ये बोली, तीसरी बात बोल रहा हूं, तीसरी बात ये बोली, चौथी बात बोलेगा बेटा। जब भी बेंजीन का रिएक्शन करा रहा हूं
हैलोजन से करूंगा सनलाइट की मौजूदगी में, जो मैंने बेटा केक्यूल के स्ट्रक्चर में बात की है बेटा, तो याद रखना हमारे पास हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। वी गेट द हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन इज द प्रोडक्ट बेटा। तो ये चार बातें हैलोजन के लिए, एमडी कैट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चार ही बातें बोल रहा हूं मैं। पहली बात, बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से करें कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हेलो बेंजीन बनेगा। द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन आप हैलोजन से करें सनलाइट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट नहीं डालना बेटा, एडिशन रिएक्शन होगा। तीसरा, अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से करें बेटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन अगर बेटा सनलाइट की मौजूदगी में करेंगे तो इट गिव्स अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हैलोजन से क्लियर हुआ? अब बोलो यार। Yes, sir. दिस वन, ये वाला बेटी बोलो, ये वाला बेटा। यहां पे फर्स्ट स्टेप में ये है कि एक हैलोजन, जी हैलोजन को कैटलिस्ट क्या करेगा, हैलोजन कैरी करके ले जाएगा और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देगा ताकि बेंजीन पे अटैक हो सके बेटी। टाइम खत्म हो जा रहा है, जल्दी करो, बोलो बोलो बोलो, आगे चलना है मुझे। ठीक हो गया? ये वाला रिएक्शन आपने कौन सा बताया? कौन से वाला बेटे, दोबारा बताओ। जिसमें बेंजीन में क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड की। दिस इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन हो गई है, यहाँ एडिशन होनी है, बेंजीन एडिशन भी दे रहा है। ठीक हो गया? हो यार चलो ना, मैं सिर्फ 1 मिनट का वक्फा ले रहा हूँ, इसे मिटा लूँ फिर इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे। मैं 1 मिनट का वक्फा दूँ बस मुझे, 1 मिनट के लिए। ओके जी, वेलकम बैक। हाँ जी, कोई मसला तो पूछे, नहीं तो आगे चलूंगा मैं। जल्दी जल्दी बोलें। सो जाते हो यार तुम लोग, कसम से मुझे दुख है। अब यूजी की क्लास में सोना तो बहुत मुश्किल है, पेन शुरू हुई थी बस बंदे के दिमाग में। हाँ जी, तो नहीं हुई ऐसे, तो अच्छे बच्चे। अच्छा चले जी, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। मैं इसका मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा आपको मैंने मैकेनिज्म की मेन पॉइंट सिखा दिए हैं कि क्या क्या, लेकिन एक एक स्टेप जरूर सिखाऊंगा बेटा। यहाँ पे बेटा जी रिएक्शन जो होना है, बेंजीन और नाइट्रिक एसिड में होना, प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन बनेगी। कंडीशन या कैटलिस्ट कह ले, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है। 3 बातें सीखो यार। पहली बात, पेपर में पूछता क्या है, ही इज आस्किंग अबाउट दी नाइट्रेटिंग मिक्सचर। पूछता कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है। जी बताएगा कोई, व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर इन दिस रिएक्शन? चलिए मैं ही बता देता हूँ बेटा। हाँ बोलो बोलो बेटा। 1:1 mixture of concentrated agent of 3 H2SO4 at 50 to 55 degrees Celsius. वेरी गुड, लगता चैप्टर याद कर लिया है। 1:1 रेशियो, यस दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। शाबाश, याद पता लगा, याद कर ली चैप्टर आपने। दूसरा देखिए बेटा, ही इज आस्किंग अबाउट द नाइट्रेटिंग एजेंट, कि वो क्या है। जी बताओ नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, चैप्टर याद किया तो जल्दी बोले 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 फटाफट। टाइम, नाइट्रोनियम आयन, यस NO2 प्लस, दिस इज सेड टू बी नाइट्रोनियम आयन। इसका एक और नाम बेटा होता है जो ए लेवल्स में पढ़ाते हैं और किसी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, कोई बताएगा तो जन्नत में जाएगा। हाँ जी, कौन जाना चाहते जन्नत में? इसका एक और नाम पढ़ाते हैं हम लोग जी, क्या नाम है? बिल्कुल एफएससी पढ़ाता हूं मैं तो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल केटाइन। जी प्लीज याद रखिएगा, नाइट्रोनियम आयन का एक और नाम नाइट्राइल, जो ए लेवल्स में यूज किया जाता है। दिस इज नाइट्राइल केटाइन। अच्छा प्लीज बेटे, मैकेनिज्म पहला स्टेप सिर्फ कराऊंगा, दूसरा तीसरा स्टेप ऑलमोस्ट आपको आता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है, प्लेनर से नॉन प्लेनर होगा और एंड पे हाइड्रो रिमूव हो जाना है। मुझे सिर्फ इसका स्टेप नंबर 1 कराना है मैकेनिज्म का। स्टेप 1 में क्या होता है बेटा कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है आपस में, और रिएक्शन होने के बाद बेटा सबसे पहली चीज हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बनती है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। 7 HSO4 नेगेटिव और 7 बेटा जी वाटर बन जाता है। ऐसा कहा जाता है, किसी ज़माने में पढ़ाया भी जाता रहा। मेरे टीचर, जब मैं पढ़ता मेरे टीचर ने पढ़ाया था, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, उनको मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ टीचर को। उन्होंने कहा था दिस इज बेसिकली अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गई है और वाटर बन गया। पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन आपने याद कर लेना क्योंकि किसी अकेडमी के टेस्ट में मैंने ये पढ़ा हुआ है जी। तो बेटा नाइट्रोनियम आयन बना, सल्फ्यूरिक एसिड से HSO4 नेगेटिव 7 वाटर बन गया बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं जी फर्स्ट स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोनियम आयन। अब सेकंड स्टेप में नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा और बेटा थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होकर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाना जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी, सल्फोनेशन। बेटा हियर द रिएक्शन विद बेंजीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों यूज कर सकते हो बेटा। यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इज अ रीएजेंट
एज वेल एज अ कैटालिस्ट। इसके दो और काम है बेटा, ड्यूअल नेचर है इसकी। यहाँ पे ये यहाँ पे रिएक्टेंट का काम तो करेगा, रीजेंट का काम तो कर रहा है, लेकिन एज अ कैटलिस्ट भी यूज होता है बेटे। और यहाँ पे एक बात बेटा पेपर में पूछता है, व्हाट इज द सल्फोनेटिंग एजेंट। ये एमसीक्यू एंट्रेंस में आ चुका जी। अगर बेटा आप सल्फोनेटिंग एजेंट की बात करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज द सल्फोनेटिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो इसका सल्फोनेटिंग एजेंट है जी। ठीक हो गया बेटा, बाकी बातें आपको आइए इसका भी फर्स्ट मैकेनिज्म का स्टेप जरूर करवाना है मुझे आपको। बेटा फर्स्ट स्टेप इसके मैकेनिज्म का देखिएगा, दो मॉलिक्यूल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के यूज करें तो बेटा यूज करने पर हमारे पास सबसे पहले SO3 बनेगा, साथ HSO4 नेगेटिव बनेगा, साथ H3O पॉजिटिव बनेगा। ये बेटा इसका फर्स्ट स्टेप हमने याद करना है, फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो बेटा यूं यहाँ पे हमारे पास SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। आप कहेंगे सर इसके ऊपर तो चार्ज भी, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करेगा? बेटा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल में भी चार्ज, में भी पॉजिटिवली चार्ज, में भी पॉजिटिव चार्ज और में भी न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे। दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एमसीक्यू बन सकता है कि बेंजीन के कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल यूज होता है? द इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल यूज इज द सल्फोनेशन रिएक्शन जी। बेटा प्रोडक्ट हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगी। स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको जी। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ SO3H3। और आप देखिए इसमें एक बात गौर कीजिएगा, जब भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है तो बेंजीन का बॉन्ड सल्फर के साथ बनता है इसमें सल्फोनिक एसिड में। तो दिस इज द सल्फोनेशन। नेक्स्ट बेटा अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बेटा जब भी अल्काइलेशन की जाएगी तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन बनेंगे। दिस इज द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। बेटा ये रिएक्शन किसमें है? बेंजीन और अल्काइल हैलाइड में। यहाँ पे कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है। बेटा अगर मैं इसकी आपके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो आप इक्वेशन देख सकते हैं। बेंजीन का रिएक्शन बेटा मैंने अल्काइल हैलाइड से किया, कैटलिस्ट हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटा वी गेट द अल्काइल बेंजीन। ये हमारे पास अल्काइल बेंजीन बनेगा और साथ में बेटा जी ऑब्वियसली हाइड्रोजन एसिड बन जाएगा। तो दिस इज द अल्काइलेशन। अच्छा दूसरा देखिए बेटा एसाइलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत दफा क्वेश्चन आता है बेटा एसाइलेशन देखिएगा, रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड एसिटाइल क्लोराइड। इसे मैं एसाइल हैलाइड भी कह सकता हूँ, एसाइल हैलाइड से रिएक्शन है। बेटा प्रोडक्ट इज एसिटोफिनॉल बनेगी, कैटलिस्ट यहाँ भी एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ बेटा आपके लिए, दिस इज दी एसिटाइल या एसाइल हैलाइड बेसिकली। बेटा रिएक्शन होगा सेम कैटलिस्ट के साथ और हमारे पास आप देख सकते हो यार कुछ यूं करके प्रोडक्ट बनेगी और साथ ये बनेगा, दिस इज बेसिकली द कीटोन बन गया। मुझे यहाँ पे दो तीन बातें सिखानी बस आपको, अटेंशन दीजिएगा बेटा। इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इन बोथ रिएक्शंस द कैटलिस्ट इज ऑलवेज द एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैटलिस्ट हमेशा एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अच्छा जब आप एसाइलेशन करते हैं तो बेटा इफ यू यूज द एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। बेटा इससे हमारे पास सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये बेटा जी हमारे पास एसिटाइल बेटा जी क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको बेटा। अब इस एसिटाइल ग्रुप को अगर यूज करूंगा तो जो बेटा प्रोडक्ट बनेगी ना, अगर ये वाला मैं रिएक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ, ये वाला बेटा रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे पास कोई यू बनती है और इसका नाम तो मैं बेटा बिल्कुल आना चाहिए, इंटरेस्ट में आ चुका। इट्स नेम इज द एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। अच्छा मुझे कोई इसका कॉमन नेम बता सकते हैं? इसका जी इट इज मीथाइल फिनाइल कीटोन। मीथाइल फिनाइल कीटोन बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ जब भी हम एसाइलेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, मैं लिख रहा हूं द प्रोडक्ट्स आर दी एरोमेटिक कीटोन्स। तो बेटा जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस करेंगे द प्रोडक्ट इज ऑलवेज एरोमेटिक कीटोन। बेटा हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं जी। यहाँ तक को मसला तो पहुंचे, अदरवाइज बस आप 5 मिनट में आगे बाकी का काम मैं बेटा वाइंड अप करने वाला हूँ। अगर समझ आ गया तो मैं इसको मिटाऊँ फिर आगे चलूँ। बोले चले फिर 1 मिनट को आप करें, 1 मिनट को आप ब्रेक लें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं 1 मिनट के बाद। बस 5 मिनट और लूंगा मैक्सिमम जी। ओके जी वेलकम बैक बेटा। आइए कुछ बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस को लेकर। बेटा पहला रिएक्शन इसका हाइड्रोजिनेशन। ऑब्वियसली अब बेंजीन पे आप हाइड्रोजन ऐड करोगे वी गेट द साइक्लोहेक्सेन। दो तरह की बेटा कंडीशन यूज होती हैं, या आप यूज करते निकल है 200 डिग्री सेंटीग्रेड या प्लेटिनम इन एसिडिक मीडियम। सिंपल सा रिएक्शन है यार, आप बेंजीन पर हाइड्रोजन ऐड करो तो बेटा वी गेट द साइक्लोहेक्सेन जी। फॉर्मूला याद कीजिएगा, इट इज C6H6, इट
इट इज C6H12 बेटा, यानी एडिशन से हमारे पास अनसैचुरेशन सैचुरेशन में कन्वर्ट होगी जी। सेकंड बेटा रिएक्शन हैलोजिनेशन, मैं आपको पढ़ा चुका भी पीछे हैलोजिनेशन में, मैंने वही इंडिकेट कर दिया था कि जब भी आप बेंजीन पे हैलोजन ऐड करोगे सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी, कैटलिस्ट नहीं डालना बेटा, अब ये एडिशन रिएक्शन देगा और हमारे पास हेक्सा हेलो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 एडिशन रिएक्शन जी MD-CAT के सिलेबस में। लो जी कुछ MCQs लेता हूँ, फिर अगले लास्ट टॉपिक मूव करूंगा जी। बेटा जी प्लीज़ जवाब आप देंगे और जल्दी देंगे ताकि टाइम शॉर्ट है बेटा, खत्म हो गया टाइम, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपके मैं। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन takes place when it is heated with a 1:1 mixture of dash at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पिछले साल MD-CAT का क्वेश्चन, पिछले सालों का जी। Alpha. जी बेटा अल्फा जी बिल्कुल ठीक है। दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेसिकली, यस। Which of the following act as an electrophile in the electrophilic substitution of the benzene with bromine? जी इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा यहाँ पे? Alpha. जी बेटे अल्फा Br पॉजिटिव इज बेसिकली एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेटा पहला स्टेप मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो बेटा Br को ले जाएगा, FeBr4 बनाएगा जो भी बनाएगा, और बेटा उसमें से Br पॉजिटिव जो है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, यस अल्फा इज द आंसर। नेक्स्ट, फॉर हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड? जी जनाब बोले बोले जी बेटा। Sorry, sir. ओके 4 डी जी ठीक हो गया। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, ये भी पिछले सालों में MD-CAT का क्वेश्चन है, पिछले किसी साल में आया हुआ है, ईयर मैंने मेंशन नहीं किया, जानबूझ के मिटा दिए, लेकिन ये पिछले सालों का क्वेश्चन है बेटा। हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड एज Pressure. जी नाइट्रेशन। देखिए MD-CAT में क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं आते, बड़े आसान आते हैं जी। बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव एसिटोफिनॉन व्हेन रिएक्ट्स विद जी Chloride alpha. जी बेटे शाबाश, एसिटाइल क्लोराइड शाबाश जी। द इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप जी, सॉरी बोले बेटा, कुछ बोला आपने Annihilation. जी शाबाश बेटा। इट इज एसाइलेशन, क्योंकि RCO का मतलब है RC डबल बॉन्ड O, ये बेटा जो ग्रुप है इसको बेटा एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ऑब्वियसली एसाइलेशन, शाबाश मेरे बेटे। Which of the following is a powerful electrophile used to attack on the electrons of benzene ring जी? ये भी पिछले सालों में सवाल आया हुआ जी। जी ऑब्वियसली बीटा जी बेटा, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं बेटा, यहाँ पे बीटा इज द आंसर, शाबाश। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस, सारे पिछले सालों के सवाल हैं, पिछले सालों में आए हुए हैं, ये वही मैंने उठाए हैं सारे पास पेपर से। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द FeBr3 follows the mechanism of dash reaction। Reflex substitution. जी बेटा, जब भी बेंजीन का रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा द रिएक्शन इज सॉट टू बी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी बेटा आंसर इज बीटा। ये एक और सवाल, ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है, लेकिन पिछले बार में जो आया तो मैंने से डबल कर दी, एक इस अंदाज से पूछा गया था। व्हेन बेंजीन लिक्विड एसिटाइल क्लोराइड जी, तो बेटा द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज Alpha. जी बेटे बिल्कुल अल्फा। यहाँ बच्चों ने गलती क्या की थी, डेल्टा लगा दी, डेल्टा जवाब नहीं अल्फा जवाब है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पूछा रीजन नहीं पूछा, अगर रीजन पूछता तो फिर डेल्टा था, अगर बेटा इलेक्ट्रोफाइल पूछा तो फिर अल्फा इज द आंसर, शाबाश। ले जी लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, 2-4 बातें करनी है, ज्यादा लंबी नहीं है। ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन हमारे पास एक रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोन है। ये जो टॉपिक आपके फिजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए और MCQs के लिए भी। बेटा कहते हैं कि सारे कार्बन एक जैसे हैं, लिहाजा जब भी बेंजीन पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इट गिव्स अ सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जी, जिससे हम बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट जी। बेटा अब जब सेकंड ग्रुप रिएक्शन करता है तो 3 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे, कौन कौन से? एक ऑर्थो पोजीशन पर, एक बेटा पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। अगर आप गौर करें बेटा, जब बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूशन लग जाता है ना, अब इसकी पोजीशंस डेजिग्नेट हो जाती हैं, इसे पोजीशन 1 बोलते हैं, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 बेटा, और जो सेकंड पोजीशन होती है ना इसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। यहाँ भी ये भी ऑर्थो होगी, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन। बेटे अगर आप गौर करें, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है बेटा उसके पास 2 ऑर्थो पोजीशंस हैं, 2 मेटा पोजीशंस हैं, 1 पैरा पोजीशंस हैं। तो चांस स्पेस पर केमिस्ट का ये बेटा सोचना था कि बेटा 40% ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, 40% मेटा बनना चाहिए, 20% पैरा बनना चाहिए। जब भी मैं इसकी सेकंड सब्स्टिट्यूशन करूंगा
तो ये कहा गया कि इफ इट अंडरगोज द सेकंड सब्स्टिट्यूशन, तो बेटे हमारे पास जब ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगी, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा बनना चाहिए, और ऑर्थो बेटा 40% होनी चाहिए, मेटा भी 40%, पैरा 20% होनी चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। जब हम बेंजीन की सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, मोनोसोडियम बेंजीन की, तो बेटा बेंजीन इस चांस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैं मिसाल लेता हूं यार, जैसे कहते हैं मैं क्लोरीनेशन करता हूं नाइट्रोबेंजीन की। लेट मी टेक एन एग्जांपल जी। मेरे पास अगर नाइट्रोबेंजीन है, मैं बेटा इसकी क्लोरीनेशन करता हूं Cl2 FeCl3 की मौजूदगी में, तो कहता है मेरे पास बस एक ही प्रोडक्ट बनती है बेटा, और वो क्या बनती है, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। एक ही प्रोडक्ट बनेगी बस। लेकिन जब हम नाइट्रेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन की, इसका आप उलट करने लगा बेटा, अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और इसकी मैं नाइट्रेशन कर दूं बेटा, ऑब्वियसली नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन है जी, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, कैटलिस्ट नहीं लिख रहा बेटा, तो मेरे पास आप देखिए दो तरह प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा। एक हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, और दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप आएगा बेटा वो पैरा पोजीशन पे आ जाता है। तो आप देखिए दो प्रोडक्ट बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ दो दे रहा है, यानी ये चांस बेस फॉलो नहीं कर रहा। तो बेटा बहुत से रिएक्शंस करवाए गए, और करवाने के बाद आखिरकार इस नतीजे में हम पहुंच गए कि बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट हो जाती है, अब सेकंड आने वाले सब्स्टिट्यूट के लिए बस दो ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा। एक वो हैं जो आने वाले को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, और दूसरे वहाँ जो आने वाले को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो हैं जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं यार। ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देते हैं। दे फैसिलिटेट द बेंजीन रिंग बाय गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑन द बेंजीन रिंग बेटा। किस पोजीशंस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। प्लीज फिर सुन लीजिएगा, दे give their electrons to the benzene ring and make its availability at ortho and para positions more बेटा। तो ये आने वाले को मेटा पे नहीं बल्कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बुलाते हैं बेटा। इनकी एग्जांपल्स ऑब्वियसली आपने याद करनी है, ये आपको याद फरमानी है जी। पेपर में सवाल क्या आता है, चार ऑप्शन देखा पूछेगा कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। और तीसरी बात बेटा सुन लीजिएगा, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, एक तो आने वाले को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में भेजते हैं, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, दे इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जी। ये बेटा बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। प्लीज फिर सुन लीजिएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ना सिर्फ बेटा आने वाले को ऑर्थो पैरा में भेजेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे करके उनकी बेटा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे, बल्कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे बेटा, तो ये बेंजीन को मोर रिएक्टिव कर देते हैं। लेकिन एक यहाँ पे आपने बात मेरी याद रख लेनी है, तमाम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो हैलो ग्रुप्स है ना, ये बेटा बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाते भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। प्लीज सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू सवालों में आ चुका है एमडीकैट में। All the ortho para directing groups, they increase the benzene's reactivity, but the halo groups they do not increase the reactivity. ये no doubt they are ortho para directing groups हैं ये ortho para, लेकिन बेटा they slightly decrease the reactivity of benzene. ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है यार, ये इलेक्ट्रॉन दे के सोचता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, हमारी नेचर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हम तो छीनने वाले हैं, तो फौरी छीन भी लेते हैं। खैर मैंने आसान लैंग्वेज में बोला, इसकी रीजन और भी है मल्टीपल, लेकिन मैंने आसान लैंग्वेज में बोला बेटा कि जो हैलो ग्रुप्स हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट they do not increase the reactivity of benzene, but they slightly decrease the reactivity of benzene. अच्छा, दूसरे ग्रुप्स देखिए बेटा, द अदर ग्रुप्स आर दी मेटड। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक लेते हैं बेटा, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने बेटा, जैसे मिथाइल बेंजीन है, टॉल्यूइन है, 60 to 70 डिग्री पे इसकी मैं नाइट्रेशन की, तो बेटा ये प्रोडक्ट के नाम याद करेंगे, बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है बेटा। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारे पास TNT बन जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन बन जाती है जी। तो ये कंडीशंस आपको टेम्परेचर याद करने हैं यहाँ से। अच्छा, अब आइए, ये तो हो गया जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब आगे सेकंड की बात अगर मैं करूंगा बेटा, तो मेरे पास है जी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जी। बेटा ये वो ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा ने क्या किया था, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच किया था, फैसिलिटेट किया था, लेकिन ये क्या करते हैं, दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, और लिहाजा बेटा ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कोज कर देते हैं, लिहाजा आने वाला मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने, एग्जांपल्स आपने याद करनी है, ये आपको याद होनी चाहिए जी। दूसरी बात, ऑर्थो पैरा वाले ने बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाई थी, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन।
मेटा डायरेक्टिंग वाले बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरे पास 4 ऑप्शंस आती हैं। लेट अस कंसीडर, आई से आई हैव बेंजीन, दूसरे नंबर पे आई हैव द क्लोरोबेंजीन जी, तीसरे नंबर पे आई हैव द टॉल्वीन, लेट अस कंसीडर, और चौथे नंबर पे आई हैव द नाइट्रोबेंजीन। तो बेटा मैं चारों में से पूछूंगा कि चारों की अगर मैं बेटा सल्फोनेशन करूं या नाइट्रेशन करूं या हेलोजिनेशन या एसिलेशन या अल्काइलेशन, कुछ भी करना चाहूं, बेटा कौन मोर रिएक्टिव होगा? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टॉल्वीन या नाइट्रोबेंजीन? जी शाबाश बताइएगा जी। टॉल्वीन, दिस विल बी मोर रिएक्टिव क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नंबर 2 पे कौन होगा? नंबर 2 पे बोलिए शाबाश। Chlorine. नहीं भाई, दूसरे नंबर पर देखिए नाइट्रो तो मेटा इसकी रिएक्टिविटी कम करता है, तो फिर क्लोरो भी कम करता है, तो फिर दूसरे नंबर पे कौन होगा? जी दूसरे पे बेंजीन आएगा, तीसरे पे अब ये आएगा और चौथे पे बेटा ये आएगा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, एमडी कैट में एफएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ बेटा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर एक बेटा वाला, एक ऑर्थोपैरा वाला और एक हेलो हो देगा और एक बेंजीन देगा, इससे मुश्किल वो नहीं दे सकता, पेपर में अलाउड ही नहीं इसको। तो बेटा आपको याद रखना है ऑर्थोपैरा वाला मोर रिएक्टिव, उसके बाद सेकंड नंबर बेंजीन रिएक्टिव, तीसरे नंबर पर हेलो वाला और आखिर पे नाइट्रो बेटा जो मेटा वाला वो रिएक्टिव होगा। जी यह बात समझ आती? बोले जल्दी जल्दी बोले, बोलो 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 जल्दी से। ओके जी प्लीज बस आखिरी मेरी बात सुन लो 1 मिनट की, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा इंशाल्लाह ताला। आज का टॉपिक हमने लेंथी था काफी। इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने लगा हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिक आज के कलाम का हासिल जी सब इस टॉपिक को लेकर के। पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन आता है, आपके एफएससी में भी इंटरेस्ट में भी, कि 4 ग्रुप देते हैं, बताओ कौन सा ऑर्थोपैरा कौन सा मेटा, और बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं, एग्जांपल्स याद नहीं रहती यार। तो मैं समझाने लगा हूं, देखें ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो डायरेक्ट, वैसे इसमें 3 बातें होती हैं लेकिन मैं एक ही बात पे आपको बात क्लियर कर दूंगा। देखें मैं अगर NH2 ग्रुप की बात करता हूं बेटा, NH2 ग्रुप में आप अगर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है बेटा। ऐसा ग्रुप जिसमें वो एटम जो बेटा बेंजीन से अटैच्ड हो, उसके बाद आने वाला अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाद आने वाला देखें बेंजीन से कौन जुड़ा? नाइट्रोजन जुड़ा, बाद आने वाला कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। अगर बेटा ऐसा ग्रुप जिसमें वो एटम जो बेंजीन से जुड़ेगा उसके बाद आने वाला एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये देखिए दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो बेटा याद रखना दिस इज ऑलवेज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये हमेशा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा। वो एटम जो कि बेटा बेंजीन से अटैच्ड है ग्रुप में, उसके बाद वाला एटम जो अटैच्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ऑर्थोपैरा होगा। लेकिन बेटा आइए, जैसे OH में O बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तो बेटा एक्सेप्शन है, ये तो आपने तीनों याद करनी है। अच्छा फिर लेकिन अगर बाद में आने वाला, देखिए मैं CN की बात करता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, बाद में आने वाला अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये बेटा मेटा डायरेक्टिंग होगा। अगर बाद वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अच्छा फिर ऑर्थोपैरा में आमतौर पे बेटा डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, जबकि यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं। मेटा वाले में डबल ट्रिपल बॉन्ड पाए जा सकते हैं, ऑर्थो वाले में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते यार। यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है उसके बाद आने वाला एटम अगर बेटा जी लेस इलेक्ट्रॉनिक तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, अगर मोर है तो ये बेटा मेटा डायरेक्टिंग होगा। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, इससे बेटा COOH, देखिए C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बेटा दोनों क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कौन सा होगा जी? मेटा डायरेक्टिंग हो गया। मेरी बात पहले पढ़ी आप लोगों के बेटा, ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले लो जी 2-3 MCQs हैं करके वाइंड अप करते हैं जी। यस अब आपने जवाब देना है इस बात को लेकर के। ये सवाल आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी आर 3-5 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से जिनमें से? शाबाश, जो मैंने अभी सिखाया उसको यूटिलाइज करो। नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन जी बीटा बेटा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अगर इसको गौर करें तो C डबल बॉन्ड O और H है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, और फिर डबल बॉन्ड भी आ गया। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड OH लगा हुआ है। यस तो बीटा इज द आंसर। तो बेटा आपने देखा कि अगर वो ग्रुप वो एटम जो बेंजीन से जुड़ा है उसके बाद आने वाला एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा ऑर्थोपैरा, मोर है तो फिर मेटा डायरेक्टिंग। यस यू आर राइट बेटा, बीटा इज द आंसर 2 and 4। नेक्स्ट देखें जी, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। मेटा ग्रुप्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सी जी जल्दी बोलते हैं जी, चार्ली बेटा CHO ग्रुप जी, शाबाश। नेक्स्ट देखें, विच कंपाउंड्स विल रेडीली अंडरगो सल्फोनेशन। वही एग्जांपल जो मैंने करवाई है, ये MCQ पिछले सालों में MD गेट में है जी, शाबाश टॉल्वीन जी। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एनी प्रॉब्लम, you are more than 100 times welcome to ask the question जी।
बस मैं एक गिला मुझे आप लोगों से है जी कि आप लोग ना जवाब नहीं देते, इंटरेक्टिव नहीं करवाते लेक्चर को। इंटरेक्टिव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा मज़ा दिलाऊंगा, चीज़ें दिमाग से निकलेंगी। बच्चा जब साथ उलझता है ना टीचर के, टीचर फिर कहता हूँ तेरे मैं मज़ा सिखावांगा, वो वाला मज़ा तो नहीं होता अगले यार मेरी क्लास करो। तो वो मज़ा लेना तो पुत्र हबीब रफीक नू छेड़ो, सवाल पूछो, ठीक है। जब छेड़ेंगे तो फिर मैं आपको छेड़ूंगा इंशाल्लाह, फिर इंटरेक्टिव होकर ज़्यादा मज़ेदार क्लास बनेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करें पढ़ के बैठे मेरे साथ, अगर बैठना है तो फिर मैं और चीज़ें भी इंशाल्लाह काफ़ी एक्सप्लोर करूंगा। वैसे मैं मैक्सिमम एक्सप्लोर कर देता हूँ, जितना नॉलेज चाहिए देता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएँ। उम्मीद है जुड़ेंगे? तो बोलो यार, कोई तो जवाब दो। वो Sir. बस ये एक बच्ची बोलती है और एक बच्चा ही बोलता, बाकी पता नहीं उनको सांप से जाता है यार। क्या बाकी को मैं पसंद नहीं हूँ यार? बताओ यार, ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं ठीक पढ़ाता हूँ। ओ यार ये तो बताओ। वो बच्ची ना बोले जो 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 डेली बोलती है, और जो डेली बाकी बच्चों से सुना चाहता हूँ, और मैं पसंद भी हूँ तुम लोगों को यार। जी सर यस बस सर, बहुत अच्छा सर। तो यार फिर जो देखो उनकी अच्छा बोलियो, कितने अच्छे बच्चे हो यार, फिर बोलिया करो ना पुत्र। बोलोगे तो मुझे आप, जब मेरे एक बात याद रखना, जब स्टूडेंट बोलता है टीचर में एक और मोटिवेशन आती है यार, बच्चे को मेरे बच्चे को समझ आ रही है, तो फिर टीचर मज़ा लेके पढ़ाता है। तो मेरा मज़ा ना छीनो पढ़ाने का, ठीक है। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, मिलती है फिर। अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।